नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग आर ओ के लिए एक रिवीजन के साथ एक थ्योरी शुरू करने वाले हैं। शुरू से पूरा सिलेबस इसमें रिवीजन होगा कायदे से। और ये अभ्यास सीरीज 2.0 इसका नाम है, क्योंकि अभ्यास सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग 40,000 MCQ सीरीज MCQ प्रैक्टिस कर रहे थे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, तो जो यूपी PCS के स्टूडेंट हैं उनका पेपर है 22 दिसंबर को, तो वो कायदे से अपने रिवीजन कर रहे हैं। और जो जिनका केवल आर ओ है तो उनके लिए ये स्पेशल है कि एक बार थ्योरी के साथ पूरा रिवीजन। ठीक, थ्योरी में थोड़ा सा डिटेल चलेंगे, जितना कि खासकर पूछा जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको नई देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ से रिवीजन करो, यहाँ से थ्योरी देखो और उसके बाद अपना प्रैक्टिस कर लो, चाहे घटना चक्र से करनी हो चाहे कोई भी बुक से करनी हो। ठीक, बस इतना ही करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पूरी संभावना है कि ये अप्रैल में, मार्च लास्ट में या अप्रैल में, मार्च लास्ट में या अप्रैल में जा सकता है। ठीक, जनवरी की भी संभावना बन रही है, लेकिन जनवरी की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, ज़्यादातर संभावना क्या है, अप्रैल और मार्च। तो अपने पास ठीक ठाक टाइम है इसके लिए, तो एक बार थ्योरी के साथ रिवीजन करेंगे इसके लिए। ठीक, अब कैसे करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री अगर करनी है तो अपने को मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से, तो मॉडर्न हिस्ट्री कैसे करेंगे पहले मैं बता दूं। ठीक है, समझिए। देखिए, अलग अलग टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे उत्तरकालीन मुगल। उत्तरकालीन मुगल, और जैसे उत्तरकालीन मुगल समाप्त होगा उसके बाद हम लोग करेंगे सिख संप्रदाय। उसके बाद मैसूर, अवध, बंगाल के नवाब। ठीक, पूरा डिटेल में क्या क्या स्टोरी थी कायदे से। उसके बाद हम लोग कर लेंगे यूरोपीय आगमन, और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, ऐसा नहीं कि पूरी चीज़ें नहीं, आर ओ के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, जितना डेप्थ में है वो चीज़ें, वो भी शॉर्ट फॉर्म में। ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको डायग्राम बताऊंगा। ठीक है ना, जीएस में आपको पता लगेगा डायग्राम है क्या। तो यूरोपीय आगमन हो गया। उसके बाद मराठा देख लेंगे। ठीक है ना, मराठा साम्राज्य पूरा का पूरा। फिर उसके बाद धार्मिक सुधार हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद प्रेस, भारत में प्रेस की क्या व्यवस्था थी, शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, अंग्रेज भारत में अर्थव्यवस्था कैसी थी, जैसे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, और ये अपने पढ़ा होगा रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ये सब चीज़ें काफ़ी डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे 1857 क्रांति देख लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब कांग्रेस और महात्मा गांधी, जो गांधी जी की शुरुआत थी और कांग्रेस की स्थापना थी, उसमें चलेंगे, और भारत की आज़ादी तक 1947 तक कायदे से कवर कर लेंगे। ठीक है ना, ये पूरा टॉपिक है। और इसमें हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, आंग्ल सिख युद्ध हुए, और इसी में आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुए, ये सभी कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं से प्रश्न इस बार भी बने थे 11 फरवरी को, और आगे भी इससे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, कैसे प्रश्न बनेंगे वो भी देखेंगे। तो इस टाइप से हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज हम लोग कवर करते हैं उत्तरकालीन मुगल बहुत ही अच्छे से, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस बार भी 11 फरवरी को उत्तरकालीन मुगल से प्रश्न आया था। ठीक, चलिए तो शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और शेयर जरूर कर देना। ठीक है ना, शेयर बिल्कुल करना है कायदे से सभी दोस्तों को। और एक चीज़ बता दूं, पूरा वीडियो देखने के बाद कोई भी अगर सजेशन होता है ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक, चलिए मैंने पूरा प्लान बता दिया, स्ट्रेटेजी प्लान। तो शुरुआत करते हैं उत्तरकालीन मुगल की। तो उत्तरकालीन मुगल, तो देखिए एक शासक के बारे में पता है आपको, औरंगजेब। ठीक है ना, मध्यकालीन भारत में अंतिम शासक हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब। औरंगजेब की जो मृत्यु होती है, वो होती है 3 मार्च। जहां पूरी डेट पढ़नी है तो पूरी डेट लिखूंगा,
ठीक है ना, ये मत समझ लेना केवल बुक में लिखी है इसी वजह से, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। 3 मार्च 1707 को इसकी मृत्यु होती है, कहां पर? अहमदनगर, अहमदनगर में। इसकी जैसे ही मृत्यु होती है तो इसके बाद जितने भी शासक हैं वो सभी उत्तरकालीन मुगल में आते हैं। ठीक, अब उत्तरकालीन मुगल में शासकों का पहले तो हम लोग क्रम देखें, शासक क्रम, क्योंकि पूरी संभावना है कि अगर प्रश्न बनेगा तो केवल क्रम से बन जाएगा, और अगर थोड़ा सा डिटेल चला भी तो हम लोग बहुत थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहला जो शासक है वो है बहादुर शाह, बहादुर शाह प्रथम। ठीक, इसका जो काल रहता है, शासन काल, तो जैसी औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, और ये 1712 तक इसका शासन रहता है। ठीक है, उसके बाद जो शासक बनता है वो है जहांदार शाह, जहांदार शाह। इसका शासन बहुत ही कम रहता है, 1712 से 13, 1 वर्ष। ठीक है, जहांदार शाह के बाद फर्रुखशियर, फर्रुखशियर, फर्रुखशियर का जो शासन रहता है 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक। ठीक है, फर्रुखशियर के बाद 2 शासक ऐसे रहते हैं, रफी उल दरजात और रफी उल दौला, रफी उल दरजात, रफी उल दौला। ये दोनों का शासन 1719 में ही रहता है, कुछ महीनों के लिए। ठीक है, कुछ महीनों के लिए अयोग्य शासक थे। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, काफी प्रश्न आते हैं इससे, मोहम्मद शाह रंगीला से। तो मोहम्मद शाह रंगीला का शासन रहता है 1719 से 48 तक। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह, क्या नाम है? अहमद शाह। अहमद शाह का शासन रहता है 1748 से 1754, 1748 से 54, अहमद शाह। अहमद शाह के बाद आगे चले, आलमगीर द्वितीय, ऐसे लिखते हैं, आलमगीर द्वितीय, 1754 से 1759। आलमगीर द्वितीय के बाद शाहजहां द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाहजहां द्वितीय नहीं, अभी बताएंगे द्वितीय कौन सा है। 1759 से 60। ठीक, कुछ ज्यादा खास नहीं है इसके बारे में, ये भी देखेंगे। फिर है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय का रहता है 1760 से कई कई 59 में मिल जाएगा, 1806। ठीक, फिर रहता है अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय का रहता है 1806 से 1837। और फिर आता है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि अंतिम शासक है, अंतिम मुगल शासक है। 1837 से और फिर 1857 की क्रांति होती है और इसको भगा दिया जाता है। बस इतना आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, कितने शासक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टोटल शासक है जिसको आपको क्रम अच्छे से याद करना है। ठीक है, 11 फरवरी का आपने पेपर दिया हो तो यहीं से प्रश्न एक आया था। बहुत ज्यादा प्रश्न उल्टे पुल्टे नहीं आते हैं, लेकिन हर कंसेप्ट को पढ़ना जरूरी रहता है बस। ठीक है, अब आपको इतने शासकों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, तो पहले है बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुखशियर, उसके बाद रफीउल दरजात, रफीउल दौला, फिर मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, और फिर आलमगीर द्वितीय, फिर शाहजहां तृतीय, फिर शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह जफर द्वितीय। अब प्रत्येक शासक के बारे में कुछ पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। देखो, बुक पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ना है तो आप बुक पढ़िए, मैं आपको एकदम कट टू कट जो कंसेप्ट है उसको मैं बता देना चाहता हूं। ठीक है, उसको तो देख लेना है। देखिए, तो जो पहला शासक है वो कौन है? वो है बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, तो हेडिंग में लिखेंगे बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, इसके बारे में जो भी डिटेल्स है
वो देखते हैं पहले, बहुत ही अच्छे से देखना है वीडियो। अगर वॉइस धीमी लग रही हो या स्पीड स्लो लग रही हो तो थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ठीक है, 2x पे कर लो या 1.5x पे कर लो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले इसका जो नाम है, इससे शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है, शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। कई कई बार क्या होता है कि नाम आपको बहादुर शाह प्रथम मिलेगा ही नहीं, यही कहेगा उत्तरकालीन मुगल में प्रथम शासक कौन है, तो आप पढ़े बहादुर शाह प्रथम, लेकिन ऑप्शन में क्या होगा, शाह आलम प्रथम। ठीक, ये भी देखना है। औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है। ठीक, जो बताने वाली चीज है वो ओरली बोल दूंगा, जो लिखने वाली चीज है वो लिख देंगे। उसके बाद ध्यान रखना है कि उत्तरकालीन मुगल में मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तरवर्ती मुगल में प्रथम व अंतिम शासक, अंतिम शासक वास्तविक सत्ता का उपयोग करने वाला, वास्तविक सत्ता का प्रयोग किया मतलब पहला और अंतिम शासक था जिसने वास्तविक सत्ता का प्रयोग किया। औरंगजेब के बाद उसका लड़का बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है। इसके बाद जितने भी शासक बनते हैं ना, वो सब एक दूसरे को मार काट के जबरदस्ती बनते हैं, इतना याद रखो। ठीक, और ये एक ऐसा शासक था कि देखो, औरंगजेब बहुत ही क्रूर शासक था, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, औरंगजेब के बाद जो उसका पुत्र है बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम, बहुत ही शांतिपूर्ण शासक है। इसने क्या क्या किया, जो हिंदू सरदार थे, हिंदू सरदार या राजा थे, इनके प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, सहिष्णुता की नीति अपनाई। बहुत ही ईमानदार शासक था ये। ठीक, जो एक आपको पता होगा कि औरंगजेब ने क्या किया था कि साहू जी को किडनैप कर लिया था, बंदी बना लिया था। तो इसने क्या किया कि जो संभाजी थे, संभाजी के पुत्र साहू जी, संभाजी के पुत्र साहू जी को 1707 में ही मुक्त कर दिया था। क्या कर दिया, चंगुल से मुक्त किया। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, इसने मुक्त कर दिया, बोला ठीक है यार, पिताजी ने तुमको किडनैप किया था, अब हम थोड़ी ना करेंगे, ऐश करो जाओ। जो उस समय गुरु गोविंद साहब थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, देखो आगे हमको सिख सिख पढ़ना है तो थोड़ा सा हम लोग सिख धर्म भी लेते हुए चलेंगे। गुरु गोविंद सिंह जो थे, इनके साथ भी बहुत ही अच्छा व्यवहार था, मेल मिलाप था, मेल मिलाप था। ओवरऑल इतनी बात करने का कि काफी ठीक ठाक शासक था, दंगा फसाद करने के मोड़ में नहीं था। एक व्यक्ति है बंदा बहादुर, बंदा बहादुर, जो कि सिख धर्म के आगे चल के प्रचार किया था इन्होंने। बंदा बहादुर ने क्या किया है कि बगावत किया है, बंदा बहादुर बगावत किया। ये बंदा बहादुर जो है ना, इसका जो है मुगलों के साथ पटती नहीं थी, मुगलों को दुश्मन समझता था, ये दुश्मन माना। ठीक है, आगे चल के जितने भी मुगल होंगे सभी सबके साथ काफी शांतिपूर्ण व्यवहार करेंगे, लेकिन ये जो है मुगलों का एक प्रकार का बहिष्कार करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है कि बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है 1712 में। देखो लिखा हुआ है ना 1712 में, ये अंतिम 1707 से 1712 तक रहा, 1712 में इसकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है, उसके बाद अब चूंकि किसी के साथ ज्यादा दंगा फसाद नहीं किया इसने, तो सर सिडनी ओवन का एक स्टेटमेंट आता है। क्या आता है स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट है। यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। यह अंतिम मुगल सम्राट है जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके बाद जितने भी आएंगे ना, सब दंगा फसाद करेंगे कायदे से। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका था, सिडनी ओवन।
ओवर। ठीक है ना, ये प्रश्न आ चुका है कि ये स्टेटमेंट वगैरह किसके हैं। उसके बाद इसकी एक उपाधि है शाह ए बेखबर, शाह बेखबर। तो बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर किसने कहा है? खफी खां द्वारा। इतिहासकार है खफी खां, खफी खां। तो खफी खां ने बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर भी कहा है। ठीक है, बस इतनी सी पॉइंट। तो बहादुर शाह प्रथम के बारे में, शाह आलम प्रथम इसका नाम है, प्रथम व अंतिम मुगल सम्राट है जिसने वास्तविक सत्ता का प्रयोग किया है। हिंदू हो चाहे सिख हो, सभी के प्रति काफी अच्छी नीति रखी इसने। संभाजी के पुत्र साहू जी को छोड़ भी दिया इसने। बंदा बहादुर के साथ इसका काफी दंगा फसाद चलता रहा, और ये अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ये सर सिडनी ओवन ने कहा था, और बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर खफी खां द्वारा कहा गया था। बस हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरा शासक है जहांदार शाह, जहांदार शाह। अब यहां थोड़ा सा समझना है अच्छे से। ठीक है, एक बार स्टोरी समझ में आ गई तो हो जाएगा काम। देखिए है क्या कि बहादुर शाह, थोड़ा सा हम पीछे आएंगे। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद इसके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। कौन कौन से बताओ भाई? तो एक तो नाम है जहांदार शाह, एक का नाम है अजीम उस शान, एक का नाम है रफी उस शान, और एक का नाम है जमान शाह। जमान शाह। ठीक है, ये 4 इसके पुत्र हैं। अब जाहिर सी बात है बहादुर शाह प्रथम के बाद युद्ध होगा चारों भाइयों में कि कौन शासक बनेगा। तो युद्ध होता है, और जैसे ही युद्ध होता है तो एक ईरानी गुट का नेता था इनके दरबार में। ईरानी गुट का नेता था जिसका नाम था जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां। तो जुल्फिकार खां की सहायता से, इसी की सहायता से क्या हुआ है कि जहांदार शाह शासक बन गया। जहांदार शाह शासक बना। जुल्फिकार खां आए, इन्होंने कहा जहांदार शाह ऐसा है, हम तुमको राजा बनाएंगे, बाकी सबको मार देते हैं। तो जहांदार शाह सत्ता की लालच में अपने शेष भाइयों को, मतलब अजीम उस्सान, रफी उस्सान और जमान शाह को मरवा दिया जुल्फिकार खां की सहायता से, और जुल्फिकार खां की सहायता से ही ये शासक बना। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि जहांदार शाह को शासक किसने बनाया था? तो जुल्फिकार खां ने बनाया था। जहांदार शाह को शासक किसने बनाया था? जुल्फिकार खां ने बनाया था। कौन था? ईरानी गुट का एक नेता था। ठीक, बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब एक बात देखो कि जहांदार शाह को शासक बनाया है जुल्फिकार खां ने, तो एक तरीके से एहसान है जुल्फिकार खां का, बहुत ज्यादा एहसान है। तो जहांदार शाह जैसे ही शासक बनता है, शासक तो बन जाता है लेकिन पूरी जो बागडोर है या पूरी जो सत्ता है वो जुल्फिकार खां के हाथों में है। क्यों? जहांदार शाह अपने भाइयों को मरवाकर शासक बना है, और जिसमें बहुत बड़ा रोल है जुल्फिकार खां का। तो जुल्फिकार खां को उसने पूरी सत्ता दे दी और ये खुद शासक बन गया, केवल नाम मात्र का शासक। ठीक, अब होता यह है, मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी बता रहा हूं। जहांदार शाह जब शासक बनता है तो अब चूंकि अपने भाइयों को मरवा कर बना है, जुल्फिकार खां ने इसको बनाया है, तो एक तरीके से खुद कुछ नहीं किया। तो जुल्फिकार खां के हाथों में सब कुछ आ गया है, और जुल्फिकार खां जो कहता है वो कर देता है। केवल जहांदार शाह के सिग्नेचर लगते हैं, बाकी जुल्फिकार खां सब कुछ करता है। ठीक, अब होता यह है जुल्फिकार खां के हाथों से ही या जुल्फिकार खां के कहने पर ही जहांदार शाह कुछ काम करता है। जैसे जैसे जुल्फिकार खां जहांदार शाह के हाथों क्या करवाता है कि जय सिंह को मालवा का सूबेदार बनाता है। मालवा का सूबेदार,
और मिर्जा राजा की उपाधि उपाधि ये दे देता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे समझिएगा, जहांदार शाह ने क्या किया है कि जय सिंह को मालवा का सूबेदार बना दिया है और मिर्जा राजा की उपाधि दे दी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या किया है, अजीत सिंह अजीत सिंह को क्या किया, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह थे, उनको गुजरात का सूबेदार बनाया, गुजरात का सूबेदार बनाया और महाराजा की पदवी दे दी, महाराजा की पदवी या उपाधि। ठीक, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जाता है कि उत्तरकालीन मुगल के किस शासक ने अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी थी, तो कौन है, जहांदार शाह। क्लियर है। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी, जहांदार शाह ने। तो ये दो शासकों को ये सब दिया था। इसके बाद जैसे मराठा के साथ भी काफी अच्छे संबंध थे। राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को 3000 का मनसब दिया था। ठीक है, सभी के साथ, सिख संप्रदाय हो गया, सभी के साथ काफी अच्छे व्यवहार थे, जैसा बहादुर शाह प्रथम ने किया था। लेकिन एक इसका दुश्मन था, कौन, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के साथ संघर्ष जारी रहा। बंदा बहादुर मुगलों का काफी कायदे का दुश्मन था। ठीक है ना, बंदा बहादुर नहीं कहता तुम दुनिया भर से दोस्ती निभाओ लेकिन हम तुम्हारे दुश्मन है, बस इतना याद रखो। ठीक, आगे चल के फिर बंदा बहादुर की मौत भी इसी कारण होती है, अभी आगे बताएंगे। लेकिन याद रखना है कि पहला शासक उससे बंदा बहादुर का दुश्मनी थी, दूसरा शासक उससे बंदा बहादुर की दुश्मनी थी, बाकी सबसे कोई दुश्मनी नहीं थी। अब होता यह है कि पूरी बागडोर, पूरी जो सत्ता है, पूरी पावर है, जहांदार शाह के हाथों में नहीं है, जुल्फिकार खां के हाथों में है। तो जुल्फिकार खां ने क्या किया, जुल्फिकार खां ने अपना प्रशासनिक दायित्व, ऐसे लिख दें, प्रशासनिक दायित्व, एक इसका चाटुकार था, मतलब बहुत ही प्रशंसा करने वाला कि अरे सर आप ही हैं सब कुछ, उसको दे दिया। जुल्फिकार खान ने क्या किया, अपना प्रशासनिक दायित्व एक सुभग चंद्र, क्या नाम है उसका, सुभग चंद्र को दिया। और जैसे ही सुभग चंद्र को दिया तो सुभग चंद्र ने क्या किया है, इजारा व्यवस्था शुरू कर दी, इजारा व्यवस्था लागू कर दी। ये क्या थी इजारा व्यवस्था, ये इजारा व्यवस्था एक भू राजस्व वसूली की एक कला थी या एक पद्धति थी, कला बोलने पद्धति थी, जिससे किसानों का काफी नुकसान हुआ है। कुल मिला के इतना समझो। जुल्फिकार खान ने क्या किया, इसके बाद जो भी पावर थी इसने सुभग चंद्र को दे दी। सुभग चंद्र ने उसी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए इजारा व्यवस्था लागू कर दी, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान। ठीक, उसके बाद जहांदार शाह उसकी एक प्रेमिका थी लाल कुंवर, वैश्या थी, उससे अत्यधिक प्रभावित हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के कुछ ज्यादा काम कर नहीं पाया, जितना भी काम किया वो जुल्फिकार खान ने किया। ठीक, इसी वजह से जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया, लंपट मूर्ख कहा गया। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया। ठीक है, सभी की उपाधियां भी अच्छे से याद करते हुए चलना है। अब लगातार इसी टाइप से काम चलता जा रहा है। जहांदार शाह केवल नाम मात्र का शासक है, पूरी पावर जुल्फिकार खां के हाथों में है, वो भी इधर उधर काम अपना बांट रहा है। ठीक, अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है, मैंने आपको बताया था कि ये जहांदार शाह है, अपने भाई अजीम उस्सान, रफी उस्सान, जमान शाह को मार देता है और खुद शासक बनता है जुल्फिकार खां की सहायता से। जो अजीम उस्सान है, मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में, अजीम उस्सान, जिसको इसने मरवा दिया है, इसी का एक पुत्र है। कौन, पुत्र का नाम क्या है, फर्रुखसियर। अजीम उस्सान का पुत्र है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को पता लगता है कि भैया हमारे जो बड़े पापा हैं जहांदार शाह, हमारे पिताजी के जो भाई हैं,
उन्होंने तो अपने भाई को मार दिया, हमारी भी प्रॉपर्टी जो हमारे पक्ष में आनी चाहिए थी वो भी नहीं मिली, और पूरा हथिया लिया कायदे से। तो भाई ये बदला लेगा कि नहीं? ये बदला लेगा। इसने क्या किया फर्रुखशियर ने? इसने बदला लेने के लिए 2 लोगों को अपॉइंट किया। समझिएगा, मेरी बात समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़े रिश्ते निकल रहे हैं। फर्रुखशियर ने क्या किया है, इसको पता लगा है कि हमारे पिता अजीम उस-शान को उन्हीं के भाई जहांदार शाह ने सत्ता के लिए मार दिया था, सत्ता के लालच में मार दिया था। तो फर्रुखशियर अब बदला लेगा। तो बदला लेने के लिए 2 लोगों को इसने अपॉइंट किया। भाई अकेले तो बदला लेगा नहीं, सेना इना बनाएगा कि नहीं? तो इसने 2 लोगों को अपॉइंट किया। कौन है 2 लोग? एक है पटना के सूबेदार, पटना के सूबेदार, क्या नाम है? क्या नाम है? सैयद हुसैन अली खां। सैयद हुसैन अली खां, ठीक है। दूसरे कौन है? दूसरे हैं इलाहाबाद के सूबेदार, इलाहाबाद के सूबेदार, क्या नाम है? सैयद अब्दुल्ला खां, सैयद अब्दुल्ला खां। इन दोनों को फर्रुखशियर, ये दोनों भाई हैं, ठीक है ना, ये दोनों भाई हैं, यही आगे चल के क्या कहलाएंगे? सैयद बंधु, सैयद बंधु, ठीक। इन्हीं को सैयद बंधु बोला जाता है। अगर मैं बोलूँ सैयद बंधु तो इन्हीं दोनों के नाम आ जाने चाहिए। अब फर्रुखशियर ने क्या बोला इन दोनों से कि ऐसा है कि हमारे पिताजी के जो भाई हैं उन्होंने सत्ता के लालच में हमारे पिताजी को भी मार दिया और हमारी प्रॉपर्टी तो हाथ ही ली। किसने? जहांदार शाह ने। ठीक है, बदला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्रुखशियर ने पटना के सूबेदार, इलाहाबाद के सूबेदार सैयद बंधुओं को बुलाया और इसी की सहायता से फर्रुखशियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से आगरा में, समझिएगा, फर्रुखशियर ने आगरा में जहांदार शाह, जहांदार शाह को पराजित किया, पराजित किया, ठीक। जहांदार शाह को पराजित किया, लेकिन मारा नहीं। मरवाया किससे? जुल्फिकार खां के हाथों से पराजित किया। और बाद में जुल्फिकार खां, भाई जुल्फिकार खां भी तो साथ था फर्रुखशियर के पिताजी को मारने में, तो जुल्फिकार खां के हाथों मरवा दिया। क्या बोला जुल्फिकार खान से? क्या बोला? जुल्फिकार खान से बोला तो ऐसा है कि जुल्फिकार खान तुम ही ने उसको, जहांदार शाह को शासक बनाया, तो तुम ही मारोगे। तो जुल्फिकार खां के हाथों ही मरवा दिया जहांदार शाह को। और बाद में फर्रुखशियर जैसे ही शासक बनता है इसने खुद फिर जुल्फिकार खां को मार दिया। तो कुल मिला के जहांदार शाह और जुल्फिकार खां अब दोनों हो गए हैं समाप्त, खत्म हो गए। किसकी मदद से? फर्रुखशियर से। फर्रुखशियर अकेले आया था क्या? बिल्कुल नहीं, सैयद बंधुओं को इकट्ठा किया, सैयद बंधुओं से मदद मांगी और इनकी सहायता से फर्रुखशियर ने इनको पराजित किया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल नहीं चल रहे, उतना ही चल रहे हैं कि जितना समझ में आ जाए। और जितना करवाऊंगा उतना याद रखना है कि आपको पेड बैच में भी हो सकता है मुश्किल से मिले। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा अच्छे से पढ़ना और शेयर जरूर कर देना। तो अब यहाँ पे फर्रुखशियर ने सबको खत्म कर दिया सैयद बंधुओं की सहायता से। भाई आगे कौन शासक बना? फर्रुखशियर बनेगा कि नहीं? एक मिनट। अब फर्रुखशियर जब शासक बना, कौन बना? फर्रुखशियर जब शासक बनता है, फर्रुखशियर जब शासक बनता है तो इसने किया क्या? सबसे पहले शासक बनने के बाद इसने 2 काम किए। भाई किसकी सहायता से ये राजा बना है? सैयद बंधुओं की सहायता से। तो सैयद अब्दुल्ला खां एक तो ये थे, और एक सैयद हुसैन अली खां, सैयद हुसैन अली, हाँ एक ये थे। तो इन दोनों को क्या बोला? वापस जाओ? नहीं, अब इन दोनों को बोला ऐसा है हम शासक बन चुके हैं, ऐसा है सैयद अब्दुल्ला खां आप बनिए वजीर
और सैयद हुसैन अली खां आप बनिए मीर बख्शी। तो इन दोनों को ये उपाधियां इन्होंने दे दी, ये पदवी या उपाधि, मीर बख्शी और वजीर। किसको मीर बख्शी बनाया, किसको वजीर बनाया, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं खास करारों में। फर्रुखशियर ने बाकी मरवाई दिया था, जुल्फिकार खां को भी बाद में मार दिया था, और जहांदार शाह को भी मरवा दिया था जुल्फिकार खां के हाथों। ठीक, फर्रुखशियर ने कुछ काम किए, जैसे जजिया कर समाप्त किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जजिया कर समाप्त किया। उत्तरकालीन मुगल का प्रथम शासक कौन था जिसने जजिया कर समाप्त किया? फर्रुखशियर। उत्तरकालीन मुगल का प्रथम शासक जिसने अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त किया था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, तो प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है। तो इसने फर्रुखशियर ने जजिया कर समाप्त किया। कई जगहों पर तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, लेकिन अंतिम रूप से नहीं था ये। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि उत्तरकालीन मुगल में पहला शासक जिसने जजिया कर समाप्त किया था तो फर्रुखशियर है। ठीक है, अंतिम रूप से समाप्त किया था तो वो मोहम्मद शाह रंगीला है। अब इसके पहले जो शासक था जहांदार शाह, उसने क्या किया था? अजीत सिंह को, जय सिंह को उपाधि भी दी थी, सूबेदार भी बनाया था। इसने क्या किया? इसने दो काम किए, उन्हीं दोनों को उठाकर लाया, उन्हीं दोनों को उठाकर लाया, और अजीत सिंह, वही सेम शासक है अजीत सिंह, अजीत सिंह को एक युद्ध में परास्त किया, और अजीत सिंह की पुत्री के साथ विवाह किया, पुत्री के साथ विवाह किया। ठीक है, अजीत सिंह हो गए। जय सिंह का भी कुछ है क्या मामला? बिल्कुल। जो जय सिंह है, फर्रुखशियर ने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी, सवाई की उपाधि दी। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है कि राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो फर्रुखशियर ने दी थी। क्लियर होगी इतनी बात? बहुत बढ़िया। अब जो पहला शासक है बहादुर शाह प्रथम, दूसरा शासक है जहांदार शाह, इन दोनों के साथ बंदा बहादुर के काफी संघर्षपूर्ण जीवन रहा। बंदा बहादुर ने काफी अच्छे से दुश्मनी निभाई। अब फर्रुखशियर के साथ भी दुश्मनी निभा रहा था। इसने बोला कि यार इसको रास्ते से हटाओ पहले। ठीक है, किसको हटाओ? बंदा बहादुर को। तो फर्रुखशियर ने 1716 में बंदा बहादुर को मरवा दिया, बंदा बहादुर को मरवा दिया। गुरदासपुर से बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया और वहीं पर इसको मार दिया गया। ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद 1717 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1717 में इसने शाही फरमान जारी किया, शाही फरमान जारी किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या था शाही फरमान में? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पहले बता दें कि जो शाही फरमान था ये थोड़ा गलत साबित हुआ इसके लिए। शाही फरमान में क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको काफी रियायत दे दी, और जो बंगाल का रास्ता था ना, बंगाल मार्ग, उसको सीमा शुल्क फ्री कर दिया कि आप 1 रुपया मत देना, आराम से बिजनेस करो। ये थोड़ा सा इसने गड़बड़ काम कर दिया था। ठीक है, समझेंगे अच्छे से। 1717 में शाही फरमान फर्रुखशियर ने जारी किया। तो शाही फरमान में क्या किया इसने कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC लिख दे रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी रियायत दे दी, व्यापार, ऐसा लिख दें, व्यापार संबंधी रियायत दी। बंगाल मार्ग, सीमा शुल्क फ्री किया। ये प्रश्न पूछा गया है आपसे PCS में कि फर्रुखशियर द्वारा जारी शाही फरमान में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कौन सा मार्ग सीमा शुल्क मुफ्त किया गया था? तो बंगाल मार्ग। कौन सा मार्ग? बंगाल मार्ग। ठीक, तो ये थोड़ा सा इसने गलत काम कर दिया था। कुल मिला के ऐसा बोले कि फर्रुखशियर की सोचने समझने की क्षमता उतनी नहीं थी। ठीक, अब होता क्या है कि फर्रुखशियर
मीर जुमला, एक कौन था? मीर जुमला। तो मीर जुमला के प्रभाव में आ गया था और उसने सैयद बंधुओं के प्रति सही व्यवहार नहीं किया, ऐसा समझो। मतलब कहने का कि मीर जुमला के प्रभाव में आकर फर्रुखियर को ऐसा भड़काया गया कि ऐसा है कि तुमको शासक किसने बनाया है? सैयद बंधुओं ने। बाद में सैयद बंधु ही शासक बन जाएंगे, तुमको मार देंगे, ऐसा उसको भड़का दिया गया। तो भड़का दिया गया और पहले ही सोचने समझने की क्षमता कम है, तो फर्रुखियर क्या करेगा? सैयद बंधुओं को मारने का प्लान करेगा कि नहीं करेगा? कैसा है, सैयद बंधुओं को मार दें, ये तो बाद में हो सकता है हम ही को मार दें क्योंकि ये पावरफुल है। जो आदमी जुल्फिकार खां जहांदार शाह को मरवा सकता है, हमको शासक बना सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है ना? तो इसने क्या किया, फर्रुखियर ने, ऐसे लिख दें, फर्रुखियर ने सैयद बंधुओं सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र रचा। आप खुद ही सोचो, सैयद बंधुओं ने एक शासक को मरवा दिया, दूसरे शासक को बनवा दिया, तो क्या इतने उल्लू हैं क्या? सैयद बंधु उससे ज्यादा होशियार है। सैयद बंधुओं को पता लग गया कि यार ये हमारे ही पीछे पड़ा हुआ है, हमने ही शासक बनाया है फर्रुखियर को और ये हमें मारना चाहता है। तो सैयद बंधुओं ने क्या किया? सैयद बंधुओं ने फर्रुखियर की फर्रुखियर की गला दबाकर हत्या कर दी, दबाकर हत्या कर दी। भाई तुम हमको शासक हमने तुमको शासक बनाया, हम ही को मारने का प्लान बना रहे हो, तो ऐसा है कि लो खुद ही मरो। तो सैयद बंधु ने क्या किया? फर्रुखियर को गला दबाकर हत्या कर दी। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। फर्रुखियर को घृत कायर कहा गया, ध्यान रखना है, घृत कायर कहा गया। साहेब बेखबर किसे कहा गया? बहादुर शाह प्रथम को। लंपट मूर्ख किसे कहा गया? जहांदार शाह को। और घृत कायर किसे कहा गया? फर्रुखियर को। ठीक है, तो ये तीन उपाधियां शुरुआत के तीन शासकों की अच्छे से याद रखना। अब फिर आते हैं पीछे, और पीछे आने पर हमें यह पता लगा कि देखो जहांदार शाह ये तो शासक बन गया था। अजीम उस शान का पुत्र कौन है? फर्रुखियर, ये भी शासक बन गया, बदला ले लिया। अब बचा कौन? रफी उस शान। तो रफी उस शान के भी तो पुत्र हैं, ये भी तो बदला लेंगे बाद में, ये भी तो शासक बनना चाहेंगे, तो बस रफी उस शान को लाओ। समझो, आप शासक कौन है? ऐसे लिख दें, जहांदार शाह का जो भाई था, रफी उस शान। भाई एक भाई था अजीम उस शान, उसका पुत्र फर्रुखियर ने बदला ले लिया, शासक बन गया। अब कौन है? जहांदार शाह का ये एक और भाई है, रफी उस शान। ठीक है, तो रफी उस शान के दो पुत्र हैं। समझो, मैं यहीं पर पूरा बताता हूं दोनों के बारे में। रफी उस शान के दो पुत्र हैं, कौन? एक है रफी उल दरजात, एक है रफी उल दौला। रफी उल दरजात, रफी उल दौला 1719 में कुछ कुछ महीनों के लिए शासक बनते हैं, बहुत ही अयोग्य हैं। ठीक है ना, ज्यादा इनके बारे में डिटेलिंग कुछ है नहीं। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि जो रफी उल दरजात है सबसे कम समय तक शासक बना, कम समय तक शासक बना। रफी उल दौला से भी कम समय तक शासक बना था ये रफी उल दरजात। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि उत्तरकालीन मुगल में सबसे कम समय तक शासक कौन बना, तो रफी उल दरजात है। इसी के समय नेकुशियर का विद्रोह हुआ था। सिंपल सा पूछा जाता है कि नेकुशियर का विद्रोह किसके समय में हुआ था, तो रफी उल दरजात विद्रोह हुआ, एक ही विद्रोह हुआ था, इंपॉर्टेंट है ये। 6 रोग से मृत्यु हो गई थी। ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये पूछा गया है।
उत्तरकालीन मुगल में कौन सा शासक है जिसकी क्षय रोग से मृत्यु हुई थी? तो रफीउल दरजात की क्षय रोग से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद रफीउल दौला की बात करें तो याद रखना है इसका जो नाम है, इसका नाम है शाहजहां द्वितीय। इसको शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता है। शाहजहां एक तो पहले है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां वो पढ़ा होगा। उसके बाद शाहजहां तृतीय लास्ट में आएगा भी एक, और बचा कौन? शाहजहां द्वितीय। तो शाहजहां द्वितीय इसी का नाम है रफीउल दौला का। ठीक है, समझ में आ गया इतना। उसके बाद जो फरुखशियर था, मैंने यहां पे करवाया है शायद, ये फरुखशियर। तो फरुखशियर ने अजीत सिंह को देखो पराजित किया, अजीत सिंह की पुत्री से विवाह किया। अब जब फरुखशियर की मृत्यु हो गई तो अजीत सिंह की जो पुत्री थी, फरुखशियर से जो अजीत सिंह की जो विधवा पुत्री थी, शुद्ध भाषा में बोले तो, उसको इसी के काल में, रफीउल दौला के काल में वापस मिल गई। तो ऐसे लिख दें हम, अजीत सिंह की पुत्री मुगलों से वापस मिली। किसके काल में? रफीउल दौला के काल में। बस हो गया, इतना ही है। ठीक है, इसके बारे में कुछ ज्यादा चीजें हैं नहीं। इन दोनों का शासन 1719 में ही कुछ कुछ महीनों के लिए रहा था, सबसे कम महीनों के लिए ये था रफीउल दरजात। ठीक है, बस। अब जो अगला शासक है वो कौन है? अगला शासक है वो कौन है? मोहम्मद शाह। पूरा नाम लिख दें, मोहम्मद शाह। इसको रंगीला की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, रंगीला की उपाधि भी दी गई है। तो अब ये कौन है भैया, यही बता दो। तो बचा कौन? बचा कौन है? देखो, जहांदार शाह शासक बन गया है, अजीम उस्सान का पुत्र फरुखशियर शासक बन गया है, रफी उस्सान के दो पुत्र रफीउल दरजात, रफीउल दौला शासक बन गए हैं। बचा कौन है? जमान शाह। तो जमान शाह का भी तो पुत्र का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। तो जमान शाह का पुत्र कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक। फरुखशियर को शासक किसने बनाया? सैयद बंधुओं ने। रफी उस्सान के जो पुत्र हैं, रफीउल दरजात, रफीउल दौला, इनको शासक किसने बनाया? ऐसे लिख दे, सैयद बंधु ने शासक बनाया, शासक बनाया। ठीक है, तो जब इन दोनों की मृत्यु हो गई तो मोहम्मद शाह रंगीला को शासक किसने बनाया? तो सैयद बंधुओं द्वारा शासक बना, सैयद बंधु ने शासक बनाया। ठीक। मोहम्मद शाह रंगीला का और नाम क्या था? इसका नाम था रोशन अख्तर, रोशन अख्तर। ठीक है ना। तो अंतिम जो भाई बचे हैं चारों में से, जमान शाह, उन्हीं का पुत्र है रोशन अख्तर। क्लियर है, याद रखना। अच्छा, अब एक बार एक पॉइंट देखो कि जो सैयद बंधु हैं ये फरुखशियर को भी शासक बनाए थे, रफील दरजात को भी शासक बनाए थे, फिर रफील दौला को भी शासक बनाए थे, फिर अब मोहम्मद शाह रंगीला को भी शासक बना रहे हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ऐसे हम यहां नोट करके लिख दें कि जो सैयद बंधु है, राजा बनाने वाले के नाम से विख्यात। ठीक। तो अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसे राजा बनाने वाले कहा जाता था, तो सैयद बंधुओं को कहा जाता था। ये बहुत बार आ चुका है प्रश्न। ठीक, क्योंकि लगातार देखो शासक राजा बना रहे हैं, है ना, ध्यान रखना। अब देखते हैं थोड़ा सा, मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहा जाता था। रंगीला क्यों? क्योंकि ये मतलब जैसे आज ही बोल देते हैं बहुत ही रंगीला आदमी, रंगीला मतलब है कि सुंदरियों के पीछे ये काफी ज्यादा प्रभावित था। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये लिखने वाली चीज तो है नहीं, ना आएगी कभी। इसके शासन में, इसके शासन में हिजड़ों व महिलाओं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हिजड़ों व महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। ये बहुत बार आ चुका है। निम्नलिखित में से किस शासक के काल में हिजड़ों व महिलाओं का एक अलग वर्ग बना था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के काल में। ठीक। अब जो व्यक्ति
बहुत ज़्यादा रंगीला हो तो क्या वो शासन संभाल पाएगा? बिल्कुल नहीं संभाल पाएगा। तो क्या होगा? शासन सब गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है, बस वही हुआ यहाँ पे। मोहम्मद शाह रंगीला को सैयद बंधुओं ने शासक तो बना दिया, लेकिन वो एक अयोग्य साबित हुआ। वो केवल महिलाओं, हिजड़ों या सुरा सुंदरियों के ही पीछे तल्लीन रहता था। ठीक, तो क्या हुआ? गड़बड़ हो गया मामला। सैयद बंधुओं को लगा कि यार ये हमने गड़बड़ कर दिया है काम। सिंहासन में बैठने के बाद मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं का आज्ञाकारी प्रतिनिधि सिद्ध नहीं हुआ। लोग भी नाराज हो गए। सैयद बंधुओं की छवि खराब होने लगी लोगों के बीच में कि भाई सैयद बंधुओं, अब तक तो दिमाग सही था आपका, अच्छे अच्छे शासक बना रहे थे, ये कैसा शासक बना दिया है? तो सैयद बंधुओं ने भी कहा कि यार ये तो हमसे गड़बड़ हो गया काम। अब क्या होगा? आप समझिए। तो पहले मैं ये लिख दूं कि मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं का आज्ञाकारी सिद्ध नहीं हुआ। अब जब सिद्ध नहीं हुआ तो सैयद बंधु अलग परेशान है, लोग अलग परेशान है कि सैयद बंधुओं की उथू अलग हो रही है। सैयद बंधु सोच रहे थे बढ़िया शासक होगा, लेकिन ये तो उल्टा पुल्टा निकला। अब क्या होगा? अब समझिए। ये बात पता लगी किसको? मोहम्मद शाह रंगीला को। मोहम्मद शाह रंगीला ने सोचा कि यार ये जो सैयद बंधु हैं, हम सही सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब है सैयद बंधु किसी और को शासक बना देंगे, हमको निकाल देंगे और काम बड़ा जाएगा। अब क्या होगा समझो। रंगीला के मित्र, एक मित्र था इनका, दक्कन का शासक था वो, दक्कन का शासक था। नाम क्या है? चिनकिलिच खां, या इसी को बोला जाता है निजाम उल मुल्क। उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। ठीक है। तो दक्कन का शासक जो है चिकलिस खां या निजाम उल मुल्क, इसने बोला रंगीला को ऐसा है कि तुमको अगर शासक बने रहना है तो सैयद बंधुओं को मरवाना पड़ेगा। अच्छा, तो कैसे मरवाना है? तो इसी चिकलिस खां ने एक सैनिक, ईरानी सैनिक, सॉरी तुरानी सैनिक है, क्या नाम है इसका? हैदर खां। हैदर खां को भेजा कि भाई इन दोनों को मार दो। तो 1720 में सैयद बंधुओं की हत्या कर दी। कैसे हत्या हुई? हत्या करना इतना आसान नहीं था, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं। हुआ क्या था? हैदर खान ने 1720 में पहले तो सैयद हुसैन अली खां को चाकू मारकर हत्या कर दी। बात पता लगी सैयद अब्दुल्ला को। अब सैयद अब्दुल्ला और सैयद हुसैन अली खां दोनों भाई थे। सैयद अब्दुल्ला ने क्या किया कि एक छोटी सी सैनिक बनाई और बोला कि हम भाई का बदला तो लेंगे लेंगे। तो जब अकेले पड़ गया तो ये और कमजोर पड़ गया। कौन? सैयद अब्दुल्ला खां। अब जब कमजोर पड़ गया तो फिर इसको बंदी बना लिया गया, इसको हराकर, युद्ध में हराकर बंदी बना लिया गया। और फिर इसको 1722 में 2 साल बाद जहर देकर मार दिया गया था। तो इस प्रकार से दोनों की हो गई मृत्यु। हालांकि उतना डिटेल पूछा नहीं जाता, लेकिन मैंने आपको डिटेल बता दी। ठीक। अब जब मृत्यु हो गई तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही क्या हुआ? इसी के समय स्वतंत्र शासकों की स्थापना हुई, स्वतंत्र सत्ता स्थापित हुई, ऐसे लिख दें, स्वतंत्र सत्ता स्थापित हुई। किसने किसने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की? सबसे पहली बड़ी बात तो यही है। तो जैसे बंगाल में अगर बात कर लें, बंगाल में किसने की? मुर्शीद कुली खान ने। ठीक है, तो बंगाल में मुर्शीद कुली खान हो गए। अवध में, अवध भी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना हुई। अवध में कौन है? शहादत खां, शहादत
खां, ठीक। दक्कन में भी है, दक्कन में कौन है? निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, इन्होंने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर दी। शहादत खां, बंगाल के नवाब, दक्कन, ये सभी लोग सैयद बंधुओं की हत्या करने की जो षड्यंत्र रचा था उसमें शामिल थे। और अगर आपने भी पेपर दिया हो 11 फरवरी यारो यारो, उसमें यही प्रश्न पूछा गया था कि जो अवध के नवाब थे शहादत खां, क्या ये सैयद बंधुओं की हत्या में शामिल थे, षड्यंत्र में शामिल थे? बिल्कुल शामिल थे, तभी तो स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। समझ रहे हो? अभी आगे इसका भी आएगा डिटेलिंग, तो इतना डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा, यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस बार, ठीक। तो ये हो गया काम। और आगे चलें, अगर और आगे चलें तो फारस का शासक, ईरान का शासक नादिर शाह, नादिर शाह ने आक्रमण किया है 1739 में, और 1739 में आक्रमण किया है तो इसने किया है करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध 1739 में। किसके किसके मध्य हुआ यह युद्ध? नादिर शाह वर्सेस रंगीला के मध्य युद्ध होता है, रंगीला हार जाता है, नादिर शाह जीत जाता है, और नादिर शाह अपने साथ मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा, हालांकि मयूर सिंहासन में ही कोहिनूर हीरा लगा था, कोहिनूर हीरा ले गया अपने साथ, ठीक है। अपने साथ ले गया कौन? नादिर शाह। कहाँ? फारस, ईरान। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। कोहिनूर हीरा भी वापस भी आएगा, कैसे आएगा वो बाद में देखेंगे हम लोग। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद अगला पॉइंट, जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त किया किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने, ठीक। उसके बाद लास्ट पॉइंट, इसी के समय, मोहम्मद शाह रंगीला के समय, फूल वालों की सैर नामक उत्सव प्रारंभ हुआ। मतलब कहने का कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय एक त्यौहार शुरू हुआ था, उस त्यौहार का नाम था फूल वालों की सैर। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि फूल वालों की सैर नामक उत्सव निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के काल में शुरू हुआ था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के काल में। क्लियर? तो अब मोहम्मद शाह रंगीला के बाद शासक कौन बनता है? क्रम देख लेना अपना, क्रम हमने बता ही दिया था। कौन है शासक? मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह, ठीक है। थोड़े शासक और बचे हैं, फटाफट से देख लें इनको भी। अहमद शाह, ठीक। अहमद शाह के समय में, कैसे लिख दें? इसी के समय में अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, ये अहमद शाह अब्दाली है कौन? ये नादिर शाह का ही सेनापति है, नादिर शाह का सेनापति। भाई नादिर शाह अपने साथ मयूर सिंहासन ले गया, सब कुछ ले गया, तो उसने बोला कि जाओ अब तुम जाओ। तो नादिर शाह के सेनापति है। इसी के समय में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया, आक्रमण किया, ठीक। और इसने क्या किया था? जब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण कर दिया तो इसने अपना वजीर किसे बनाया था? सफदरजंग, सफदरजंग को। सफदरजंग कौन है? ये अवध का नवाब है, दूसरा नवाब है सफदरजंग, ठीक है। तो इसने अपना वजीर किसे बनाया था? सफदरजंग को, ठीक। बाकी नादिर शाह ने कैसे आक्रमण किया और अहमद शाह अब्दाली ने कैसे आक्रमण किया, इनका अलग चैप्टर है,
तो मैं अलग चैप्टर में बताऊंगा, ठीक। बाकी इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसी के काल में ये आक्रमण हुए थे। आक्रमण जितने हैं वो अलग से भी देखेंगे, ठीक। तो हम लोग इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला शासक देखेंगे। इसके बाद है अगला शासक आलमगीर द्वितीय। और आलमगीर द्वितीय का नाम है अजीजुद्दीन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि क्या हो रहा है आजकल, आलमगीर द्वितीय सभी को पता है लेकिन अजीजुद्दीन ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है, तो वही गड़बड़ हो जाता है, याद रहता नहीं। याद रखना है आलमगीर द्वितीय का नाम क्या है, अजीजुद्दीन, ठीक। अब मोहम्मद शाह सॉरी सैयद बंधु तो मर गए हैं, तो शासक बना कौन रहा है, तो याद रखना है आलमगीर द्वितीय को शासक बनाया है गाजीउद्दीन ने। गाजीउद्दीन की सहायता से गद्दी पर बैठा। उसके बाद ऐसे लिख दें, इसी काल में, इसी के काल में अहमद शाह अब्दाली ने 1756 में फिर से दोबारा, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने 7 बार आक्रमण किया था। 1759 मराठों ने दिल्ली में 1758 में आक्रमण किया। जब मराठा पढ़ेंगे तो उसमें काफी डिटेल देख लेंगे, ठीक है। इसी काल में, मतलब आलमगीर द्वितीय के काल में 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध, अब प्लासी के युद्ध का पूरा डिटेल वर्जन हम लोग बंगाल के नवाब जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो हर चैप्टर में उसको टारगेट बनाते हुए हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक। तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सब बंगाल के नवाब में देखेंगे। इतना हो गया, बस इतना ही है, ठीक है। तो आलमगीर द्वितीय की इंपॉर्टेंट क्या है, गाजीउद्दीन की सहायता से गद्दी पर बैठा है, इसका नाम अजीजुद्दीन है। इसी के काल में अहमद शाह अब्दाली ने 2 बार आक्रमण किया है, मराठों ने दिल्ली पर आक्रमण किया है, और इसी के काल में प्लासी का युद्ध भी हुआ है। अगला शासक है शाहजहां तृतीय। प्रथम द्वितीय देख चुके हैं कौन कौन है, और शाहजहां तृतीय का कोई भी स्पेशल काम नहीं है, ठीक है, तो छोड़ दो, केवल क्रम में याद रखना है कि शाहजहां तृतीय जो है आलमगीर द्वितीय के बाद आता है, ठीक। उसके बाद देखेंगे शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय का नाम है अली गौहर। अली गौहर, ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसके काल में क्या क्या हुआ है वो देख लें। इसके काल में इंपॉर्टेंट चीजें फटाफट से, पानीपत तृतीय युद्ध होता है इसके काल में। बक्सर का युद्ध होता है इसी के काल में। इलाहाबाद संधि होती है इसी के काल में, और इसी संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी जाती है। अंग्रेजों को दी गई। इसी संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी वसूलने का अधिकार किसको दे दिया गया, अंग्रेजों को दे दिया गया, ठीक है। तो यहीं पर डेट भी लिख लो, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है, बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, इलाहाबाद की संधि जैसे ही बक्सर के युद्ध हारते हैं 1765 में हो जाती है, ठीक है। ये सब बंगाल के नवाब जब पढ़ेंगे तो उसमें बक्सर का युद्ध, पानीपत सॉरी प्लासी का युद्ध, इलाहाबाद की संधि काफी डिटेल में देखेंगे। इलाहाबाद की संधि 2 हुई है, ठीक। अब पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा में देख लेंगे डिटेल में। उत्तरकालीन मुगल में जितना पढ़ने की आवश्यकता है उतना पढ़ेंगे, ठीक। इतना हो गया। आगे क्या हुआ, शाह आलम द्वितीय या अली गौहर के काल में और क्या क्या हुआ, तो यहां लिखेंगे यह प्रथम मुगल बादशाह था
जिसने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड वेलेजली, इस समय गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के हस्ताक्षर वाली प्रथम पत्र मुद्रा रुपया का प्रचलन किया गया। मतलब जो पहली पत्र मुद्रा रुपया चली थी उसमें किसके हस्ताक्षर थे? अगर पूछा जाए किस प्रथम गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर थे तो लॉर्ड वेलेजली। किस प्रथम मुगल शासक के हस्ताक्षर थे या तो शाह आलम द्वितीय। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो जो रुपया छपा ये कहां छपा? इस रुपए को लिखेंगे बैंक ऑफ बंगाल, 1806 में जारी किया गया, जारी किया। ठीक, याद रखना है बहुत अच्छे से। और फिर याद करो 11 फरवरी 2024 पेपर ध्यान करिए। एक प्रश्न आया था इकोनॉमिक्स में मिलान करने को, बैंकों का मिलान करने को, उसमें बैंक ऑफ बंगाल भी था और 1806 उसका सही था। ठीक है, तो पूरे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो क्या हुआ है कि एक पत्र मुद्रा रुपया प्रचलित हुआ है लॉर्ड वेलेजली और शाह आलम द्वितीय के हस्ताक्षर से युक्त। प्रथम मुगल शासक है जिसने हस्ताक्षर किए हैं रुपए पर। इस रुपए को छापा कहाँ गया है या जारी किसने किया है? तो बैंक ऑफ बंगाल 1806। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ मद्रास 1806, 1840, 1843, ये सब इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और शाह आलम द्वितीय के 1806 में ही मृत्यु हो जाती है। काम खत्म, आगे चलो। अकबर द्वितीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला या बादशाह बनने वाला प्रथम शासक। अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अकबर द्वितीय था। प्रथम मुगल कौन था? तो अकबर द्वितीय था। ऐसे लिख दे, प्रथम मुगल शासक कौन था? अकबर द्वितीय। ध्यान रहेगा, आगे चले। अकबर द्वितीय जो था, इसी के काल में, इसके समय 1835 ईस्वी में क्या हुआ है कि जितने भी मुगलों के टकसालें हैं मुद्रा छापने वाली, मुगलों की टकसालें ये सब बंद हो गई। तो क्या हो गया? बंद हो गई तो कैसे छपेंगे पत्र मुद्राएं या जो भी मुद्रा कैसे छपेगी? अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। सिक्कों का प्रचलन शुरू, मतलब अंग्रेजों ने क्या बोला कि ऐसा है तुम अपनी टकसालें बंद करो, अब अंग्रेजी मुद्रा चलेंगी। ठीक है, उसके बाद अपनी पेंशन प्राप्त करने हेतु दूत के रूप में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड भेज दिया, और राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही मृत्यु हो गई थी, याद है आपको? ठीक है, और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने ही दी थी। राजा राम मोहन राय को
इंग्लैंड भेजा गया था और इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। क्यों भेजे थे इंग्लैंड? क्योंकि अकबर द्वितीय के पेंशन से संबंधित कुछ मामला था, इस वजह से उन्होंने मतलब अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के बारे में भी अलग से पढ़ना है अपने को, और ये हो गया काम। ठीक, इसके बाद अंतिम शासक जो अपने को पढ़ना है वो कौन है? अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह। अंतिम मुगल बादशाह। इनके जो गुरु थे वो कौन थे? गालिब। कविताएं लिखते थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे वो कविताएं लिखते थे, इसी वजह से जफर की उपाधि भी दी गई थी। इनके गुरु कौन थे? गालिब थे। 1857 क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किया था। दिल्ली से नेतृत्व किया और फिर इनको हुमायूं के मकबरे से पकड़ लिया गया था और इनको और इनकी वाइफ जीनत महल को यंगून भेज दिया गया था। ठीक है, कहाँ भेज दिया गया था? यंगून भेज दिया गया था। इन्हें अंग्रेजों द्वारा रंगून निर्वासित किया गया और 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। ठीक है, ये अंतिम मुगल बादशाह थे और इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और बाकी इनके बारे में 1857 की क्रांति जब पढ़ेंगे तो वहां बता देंगे। ठीक, तो ये चीजें हो गई अपनी काम खत्म। उत्तरकालीन मुगल हो गया है समाप्त। इतना ही पूछा जाता है, चाहे आप पीसेस दे दो, चाहे आर दे दो, चाहे बीयू दे दो, चाहे लोअर पीसेस दे दो, जितनी भी अच्छी पोस्ट है इतना ही है। ठीक है, पढ़ने को तो आप पढ़ोगे डिटेलिंग, लेकिन अपने को ज़्यादा इस पर पीएचडी तो करनी नहीं उत्तरकालीन मुगल में, अपने को नंबर पाने हैं। यहाँ से आपके 2 प्रश्न 11 फरवरी को आर में पूछे गए थे, इस वजह से थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेना। ठीक, बहुत अच्छे से मैंने आपको पूरा डिटेलिंग बता दिया है कैसे क्या क्या करना है। इससे आप नोट्स बना सकते हो या ऐसे ही पढ़ सकते हो। कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले अपने को शासक का क्रम पढ़ना है अच्छे से, और शासक के क्रम जब अच्छे से याद हो जाए फिर उसके बाद एक एक डिटेल पढ़नी है इनके बारे में, क्या क्या डिटेलिंग है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, उसके बाद घटना चेक लगा लेना। घटना चेक से ज़्यादा ही मैंने बताया, घटना चेक में ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं। ठीक, और अंतिम बात कर लेते हैं, एक ये हो गया है समाप्त। पहली चीज उत्तरकालीन मुगल समाप्त हो गया है। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है, और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। इसी टाइप से अपने को पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर करना है। अब चूंकि इसमें चीज़ें ज़्यादा थी, वरना ज़्यादातर आगे जब हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से तो उस पर हम लोग मैपिंग बनाते हुए पढ़ेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।